डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास कुमार पूनिया रीजनिंग का मार्गदर्शन करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने पासा का टॉपिक समाप्त किया था। पासा के पार्ट 4 तक मैंने डाल दिए हैं, 1 2 3 4। एक मानी भूल की वजह से बोर्ड पर पार्ट 2 जहाँ लिखा है वो पार्ट 3 है, पार्ट 3 लिखा है वहाँ पार्ट 4 है। ध्यान रखें आप, क्योंकि जैसे आप हेडिंग जो प्लेलिस्ट में मिलेगी वो आपको बिल्कुल क्या मिलेगी, सही मिलेगी। उसके बाद अपने क्या है, आज टॉपिक एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। वो नया टॉपिक आपके बीच रहेगा कैलेंडर। कौन सा रहेगा? कैलेंडर। कैलेंडर पर जितने वीडियो बन सकते हैं, जितना आपको विस्तार से पढ़ा सकते हैं उतना विस्तार से पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको घड़ी पढ़ाए उसी प्रकार कैलेंडर को भी विस्तार से पढ़ाएंगे। तो देखो अपने सर्वप्रथम इस टॉपिक से संबंधित मूलभूत बातें। तो अपना टॉपिक रहेगा कैलेंडर और उसका पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? पार्ट है फर्स्ट। यहां आप ध्यान करना, पार्ट कौन सा है? फर्स्ट। कैलेंडर से संबंधित बात करें तो कैलेंडर पहले एक प्राचीन समय में एक जूलियन कैलेंडर चलता था, जो एक 100 वर्ष पर आधारित कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? जूलियन। जूलियन कैलेंडर में लगभग 365 दिन 6 घंटे का एक वर्ष माना जाता था। इसलिए उस कैलेंडर में क्या थी? खामी थी, वो अधिक्य दिखाता था। यानी वो क्या है, लगभग आप अपने जो वर्तमान में कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट या 46 सेकंड के इर्द अपने समयावधि होती है एक वर्ष में। तो वो कितने दिखा रहा था? 6 घंटे। तो लगभग ये क्या है, वो क्या है अपने क्या है, यानी रियल में तो क्या है, रियल में तो क्या होता था कि जो जूलियन कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर वो क्या चल रहा था? तेज चल रहा था। प्रतिवर्ष क्या है? प्रतिवर्ष यानी लगभग कितने मिनट हो गए आपके? 11 मिनट के इर्द समयावधि होगी, 11 मिनट कुछ सेकंड होगी। इतना क्या चल रहा था? तेज चल रहा था। तो उस तेज के कारण कि उसमें क्या आ गई? खामी आ गई। उस कमी को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए एक अपने क्या है 1582, कौन से? अक्टूबर 1582 में, 1582 ईस्वी की बात, अक्टूबर 1582 में रोम, कौन से? रोम के पोप ग्रेगरी। कौन से पोप? ये भी कौन से नंबर के पोप थे? 13वें पोप थे। रोम मतलब क्या है? इटली का एक शहर। उसमें क्या है? ईसाई धर्म वहां निवास है। तो अपने क्या है, तो पोप 13वें, पोप ग्रेगरी, पोप कौन से? ग्रेगरी, पोप है ग्रेगरी ने क्या किया? आविष्कार किया या इसका शुद्धिकरण किया। किसका? जूलियन कैलेंडर। तो कैलेंडर अपने क्या है, अक्टूबर 1582 ईस्वी में रोम के पोप ग्रेगरी ने आविष्कार किया। क्या क्या आविष्कार किया? अब यहां से अपने बात करें आगे, तो इसका मतलब अब एक इसमें और बात ध्यान करना, इसके अपने क्या है, जैसे 1582 के बाद, 1582 के बाद अपने इसमें ये कैलेंडर पोप ग्रेगरी ने बना दिया था। बनाने के बाद अलग अलग देशों ने इसको क्या है, समय समय पर अपनाते रहे। और आज अपने बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो कैलेंडर एक मान्य कैलेंडर है वो कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। यानी वैश्विक स्तर पर यदि कोई सम्मेलन है या यदि कोई किसी प्रकार की गतिविधि है तो उसमें यदि हमें शरीक होना है तो कौन से कैलेंडर को ध्यान में रखकर हमें वहां शामिल होना पड़ेगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसलिए इस कैलेंडर को, कौन से कैलेंडर को, यानी जो ग्रेगरी ने आविष्कार किया था या फिर जो हम पढ़ रहे हैं उस कैलेंडर को अपने अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं। कौन सा कैलेंडर? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय। एक बात और ध्यान करना, क्योंकि इसको पोप ग्रेगरी ने बनाया था। कौन सा बनाया था? पोप ग्रेगरी। इसलिए इसका अपना एक नाम ये भी है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। और बात करें तो इसके अन्य नाम, यानी इसको रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। कौन सा कैलेंडर है? रोमन कैलेंडर। और आपको पता है यूरोपीय देश था एक, रोम किसका शहर है? इटली का शहर है।
तो वहां था। तो इससे कौन सा अपने बात करें तो वहां अंग्रेजों का निवास स्थान है यानी यूरोप के अंदर, तो इसलिए कौन सा इसका आविष्कार किसने किया, अंग्रेजों ने किया, इसलिए कौन सा कैलेंडर कहते हैं इसको, अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। कौन सा कैलेंडर कहते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर। तो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर बोले, चाहे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोले या रोमन कैलेंडर बोले या फिर अंग्रेजी कैलेंडर बोले, तो इसका मतलब अपने सिलेबस में उसी कैलेंडर की बात हो रही है। कैलेंडर विश्व में बहुत से कैलेंडरों का क्या है प्रचलन है, लेकिन हम इस आज के जिस टॉपिक को लेकर चले कैलेंडर, तो कैलेंडर में उसी विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में यानी अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में या रोमन कैलेंडर में या फिर अंग्रेजी कैलेंडर, उसकी विषय वस्तु का क्या करेंगे पूरे टॉपिक के अंदर अध्ययन होगा। और उसके बाद बात करें इस कैलेंडर की शुरुआत, इस कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी, यानी पोप ग्रेगरी ने इसकी शुरुआत की तो कुछ आधार मानकर तो की होगी। उस आधार क्या था, शुरुआत हुई थी इसकी, यानी पहला ही तो दिन था, पहला ही क्या था महीना था, पहला ही क्या था वर्ष। उसके आगे एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा स्टूडेंट्स आपको एडी। एडी का अर्थ होता है एना डोमिनी। क्या होता है, एना डोमिनी। एना डोमिनी का मतलब होता है ईश्वर का जन्म। किसका जन्म, ईश्वर का जन्म, ईश्वर का जन्म। यानी कहने का मतलब इस कैलेंडर की शुरुआत पहला ही तो क्या था दिन, पहला ही क्या था महीना, पहला ही क्या था वर्ष, उसके आगे एडी, वहां उस दिन वार था सोमवार। क्या था, सोमवार। एना डोमिनी मतलब ईश्वर का जन्म। ये एक रोम के पोप ग्रेगरी थे, रोम के पोप थे, कौन है, ग्रेगरी। इसका मतलब ये एना डोमिनी यानी ईश्वर के जन्म की बात करता है, तो अपने कोई राम लक्ष्मण की तो बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है अवश्य ईसा मसीह की। ईश्वर का जन्म इसका मतलब गॉड इनका कौन है, ईसा मसीह। ये कहता है इन्होंने जो शुरुआत की है वो ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर क्या की थी, शुरुआत की। उन्होंने पहला दिन, पहला वर्ष, जो पहला महीना, पहला दिन, पहला वर्ष माना था, वो कहां से शुरुआत की थी, कहां पहला माना, तो उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसको उन्होंने पहला दिन स्वीकार किया, पहला वर्ष स्वीकार किया और पहला क्या किया, महीना स्वीकार किया। तो अपने इसमें आगे और दे बात है, तो इसमें ये कई बार इस प्रकार यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यानी इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है, ईस्वी सन का प्रथम दिन कौन सा था, ईस्वी सन का प्रथम दिन। ईस्वी सन जब भी ईस्वी सन यानी पहली ईस्वी स्टार्ट हुई नहीं, ईस्वी सन का प्रथम दिन, प्रथम दिन पूछे तो आपका उत्तर क्या रहेगा, सोमवार। क्या रहेगा, सोमवार। यदि आपसे पूछे सप्ताह का पहला वार कौन सा होता है, सप्ताह का पहला वार, तब भी आपका उत्तर क्या रहेगा, तब भी आपका उत्तर स्टूडेंट सोमवार ही रहेगा। क्योंकि यहां देख सकते हो यहां से कौन से सप्ताह यानी अपनी जहां भी शुरुआत हुई है तो कौन सी कारण से शुरुआत हुई है, सोमवार से। तो पहला सप्ताह में पहला वार कौन सा था, कैलेंडर शुरुआत हुई थी सोमवार। यदि इसके अलावा आपसे और पूछता है, यानी एक एडी, इसका मतलब एडी, एक एडी को कौन सा वार था, उस वक्त आपको पूछे तब भी वहां कौन सा था, सोमवार। कौन सा था, सोमवार। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में है, ईस्वी सन का प्रथम दिन कौन सा वार है, सोमवार। या फिर एक एडी को कौन सा वार है, सोमवार है। या सप्ताह का पहला वार कौन सा हुआ, सोमवार। तो ये आपको बात रखनी थी शुरुआत। तो शुरुआत कहां से हुई थी, उसका पहला ही तो था दिन, पहला क्या था महीना और पहला क्या था वर्ष, उसके आगे एडी, एडी मतलब एडी का मतलब वहां सोमवार लिखा था और आगे का एडी का मतलब होता है एना डोमिनी यानी ईश्वर का जन्म। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर पोप ग्रेगरी ने अक्टूबर 1582 में इस जो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर का क्या किया था, आविष्कार किया था। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस कैलेंडर को बनाए हुए तो लगभग अपने क्या है 450 वर्ष में, कितने 450, लेकिन इस पर अपने क्या है आज हम गिनते गिनते कहां तक पहुंच गए, 2020 तक पहुंच गए। गिनते गिनते कहां तक पहुंच गए, 2020। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कैलेंडर को आविष्कार हुए 2020 वर्ष हो, ये नहीं। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ईसा मसीह को पृथ्वी पर जन्म ले हुए कितने वर्ष हो गए, 2020 वर्ष। क्योंकि किसको आधार मानकर उन्होंने आविष्कार किया था, ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर आविष्कार किया था। तो ये बात है। इसका मतलब आप कदापि नहीं सोचना कि हाँ 2020 तक गिनते आगे, इसका मतलब कहीं पहला साल गिना होगा और वहां एक से करते करते हम 2020 तक पहुंचे, ऐसा नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट ही उसकी शुरुआत की थी अक्टूबर 1582 में जब आविष्कार किया, तो यहाँ उन्होंने दिया था इस प्रकार की गणना
क्या है, इस प्रकार के, इसका मतलब इतना उसको पीछे ले गया था। उसके बाद जो पीछे उन्होंने फेंका दिया कि यहाँ इसके जन्म के बाद की बात है वो ईसा पूर्व में आएगी, और जन्म से पहले की बात ईसा पूर्व में आएगी, और जन्म की बात किस में आएगी, ईसवी सन में। और उसके बाद अपने बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ये कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है जो हम पढ़ रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये सौर वर्ष पर आधारित कैलेंडर, किस पर आधारित है, सौर वर्ष पर आधारित, सौर वर्ष पर आधारित है कैलेंडर। किस पर आधारित है, सौर वर्ष। ध्यान से समझना स्टूडेंट कि जो अपने भारतीय कैलेंडर है, कौन से भारतीय कैलेंडर, जैसे विक्रम संवत है, शक संवत है, ठीक है ना, ये कैलेंडर है वो चंद्र कैलेंडर है। कौन से कैलेंडर है, चंद्र। ये चंद्रमा की गतिविधियों पर आधारित है। चंद्रमा की क्या है, गतिविधियों पर आधारित। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो सौर कैलेंडर यानी सूर्य की गतिविधियों पर क्या है, आधारित है। सूर्य की गतिविधियों पर क्या है, आधारित। तो ध्यान करना, ये सौर वर्ष पर आधारित है। इसका मतलब सौर वर्ष पर किस प्रकार है कि सौर वर्ष किसे कहेंगे, सौर वर्ष उसे कहेंगे सूर्य यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय एक सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहता है, एक सौर वर्ष। तो इस एक सौर वर्ष को क्या कहते हैं, इस कैलेंडर में क्या कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। आपको पता हो तो सौर वर्ष से पहले एक मैं आपको और बात बताऊं, यदि सौर वर्ष से पहले की बात करें तो ये कैलेंडर है वो सौर वर्ष पर आधारित है, अपने वाले सौर वर्ष पर नहीं। इसका भी एक कारण है, इससे पहले जूलियन कैलेंडर था, एक सौर वर्ष पर आधारित था, लेकिन इतना वो मानक कैलेंडर नहीं था। लेकिन यहां यदि कहानी की एक बात करें तो इसके इर्द गिर्द एक कहानी और आती है। यदि यहां से अगर उस इतिहास पर जाएं तो मेरे हिसाब से ये बात ज्यादा स्टिक है कि कैसी, कि यहां एक भूगोलवेत्ता हुआ था कोपरनिकस। कौन सा हुआ था, कोपरनिकस। कोपरनिकस भूगोलवेत्ता था, उसकी एक 1530 में एक पोलैंड का भूगोलवेत्ता था। 1530 में एक डी रियोलेसन नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम यह बताया था कि सूर्य अंतरिक्ष के मध्य में स्थित है, और जितने भी क्या है ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये क्या लगा रहे हैं, सूर्य के क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यानी सर्वप्रथम दुनिया को उन्होंने क्या है, इस डी रिलेशन यानी 1530 में ये बताया था कि क्या है, अंतरिक्ष के मध्य में कौन है, सूर्य, और पृथ्वी है और अन्य ग्रह हैं, वो उपग्रह हैं, वो सभी क्या लगा रहे हैं, उसके चक्कर लगा रहे हैं। उससे पहले दार्शनिक आए थे, कौन से, यूनान के दार्शनिक, आपने नाम सुना होगा सुकरात का, इस प्रकार का, प्लेटो, सुकरात इनके। तो उनकी बात यूनानी दार्शनिकों ने यहाँ ये बता रखा था पहले कि पृथ्वी क्या है, बीच में, पृथ्वी क्या है, अंतरिक्ष के मध्य में, सभी उनके क्या लगा रहे, चक्कर लगा रहे सभी उनके। लेकिन इस प्रकार की सर्वप्रथम दुनिया को ये बात किसने बताई थी, कोपरनिकस ने। शायद यहीं से पोप ग्रेगरी को क्या हुआ था, वो ज्ञान हुआ होगा, तब उन्होंने क्या एक शुद्ध एकदम क्या एक मानक कैलेंडर का क्या किया होगा, आविष्कार किया। तो उसके बाद अपने सौर वर्ष पर आधारित है। अपने यहां देखें तो सौर वर्ष पर आधारित है, इसका मतलब पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी जो घूर्ण यानी पृथ्वी की जो गतियां हैं, यहाँ पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, उस पर आधारित ये क्या, इसके दिन और क्या बनते हैं, वर्ष बनते हैं। पृथ्वी की एक गति तो होती है कौन सी, दैनिक गति। कौन सी होती है, दैनिक गति। दैनिक गति इसका मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है, क्या लगा रही है, अपने अक्ष पर। उसको क्या बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक दिन। और एक क्या होती है, वार्षिक गति होती है। कौन सी गति होती है, वार्षिक गति। कौन सी गति होती है, वार्षिक गति, यानी परिक्रमण गति और कौन सी, परिभ्रमण गति। तो वार्षिक गति है वो अपने क्या, पृथ्वी अपने कक्ष पर चक्कर, कक्षा में चक्कर लगाती है। कक्ष कह सकते हैं, कक्षा में, कक्षा में। ये इसको क्या बोलते हैं, कैलेंडर में एक वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक वर्ष। यानी पृथ्वी अपने क्या है, आपको पता है 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने क्या है, अक्ष पर। और वो क्या है, इस प्रकार, जैसे ये भाग आपके सामने है, तो वो यूं नहीं है कि ये घूमकर अपने चक्कर लगा रही है, इस प्रकार टायर लगे उसके, नहीं, वो अपने क्या अक्ष पर घूम रही है, इस प्रकार घूमेगी। और जैसे अपने सामने वापस ये भाग आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्कर उसका क्या हो गया, पूरा। और उसको क्या बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक दिन। इसका मतलब जैसे आप ग्लोब पर कई बार देखते हो, भारत का जो भाग सामने, जितने टाइम सूर्य के सामने रहता है तो उतने टाइम वहां भारत में क्या रहता है, दिन। जैसे वो ग्लोब घूमता घूमता है, पृथ्वी का दूसरा वाला भाग सामने आ गया तो अपने यहाँ रात हो जाती है।
अपने क्या है तो इस प्रकार ये क्या है दैनिक गति यानी अक्ष एक दिन और वार्षिक गति कक्षा क्या कहेंगे एक है वर्ष। एक वर्ष लगभग क्या है समयावधि कितनी होती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट क्या है 48 मिनट। आगे सेकंड भी होती है 45.05 एक एटलस या इस प्रकार के डाटा वो मिल सकते हैं आपको एटलस में। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा मैं इसलिए बता रहा हूँ ये अपने काम की बात है। यहाँ से मैं वर्ष और वर्षों के निर्माण की बात करूंगा तब ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि वो वर्ष है वर्षों का निर्माण क्यों। तो एक बात स्टूडेंट्स आप पुनः समझे इस बात को कि कैलेंडर का टॉपिक हम लेकर चले थे। तो कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर पार्ट फर्स्ट है अक्टूबर 1582 में रोम के पोप 13वें यानी इसका नाम था ग्रेगरी ने इसका आविष्कार किया। वो जूलियन कैलेंडर था उसको क्या है वो अमानक कैलेंडर था उसमें शुद्धिकरण करके इसका कैलेंडर का क्या किया था उन्होंने नया कैलेंडर एक मानक कैलेंडर अपने सामने दिया था। इसके अन्य नाम इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं क्योंकि आपको हर चीज एक अंतरराष्ट्रीय भाषा भी होती है। जैसे आपको अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा का है क्योंकि यदि आपको अंग्रेजी आ रही है तो आप विश्व में कहीं भी अपने क्या संप्रेषण कर सकते हैं अपनी बात कहीं भी विश्व के किसी भी सम्मेलन में या किसी भी विश्व के पटल पर आप क्या है लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार एक जैसे क्या एक कैलेंडर भी अपने कौन सा है अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर क्या होता है अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। एक अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी होती है क्या होती है एक अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी होती है। इसी प्रकार ये अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर तो उस अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के अनुसार जैसे क्या है अपने समय निर्धारित होता है उसी प्रकार इस अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार क्या होती है तिथि निर्धारित होती है कौन से ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। यदि विश्व भर में कहीं भी किसी प्रकार का सम्मेलन है किसी प्रकार की प्रतियोगिता है किसी प्रकार के गेम हैं तो उनका समय यानी उसकी तिथि निर्धारित करनी है तो किस कैलेंडर का सहारा लिया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर का। और इसलिए क्या है ग्रेगरीज के क्या है आविष्कारक है तो इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं रोमन कैलेंडर भी इसलिए कहते हैं। और इसको दूसरा नाम एक है अंग्रेजी कैलेंडर क्योंकि यूरोप में इसका सर्वप्रथम क्या हुआ था आविष्कार हुआ। और शुरुआत की बात करें तो शुरुआत उन्होंने क्या की पहला दिन था तो पहला महीना और पहले क्या था वर्ष उसके आगे एडी लिखा था इसका मतलब उसके आगे सोमा लिखा था। सोमवार का मतलब एना डोमिनी का मतलब होता है ईश्वर का जन्म। ईश्वर का जन्म का मतलब है ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर उन्होंने क्या किया था कैलेंडर का आविष्कार किया था। या फिर यही बात वाली मैंने पहला ही दिन पहला ही महीना पहला वर्ष बता रहा हूँ। ये कई बार ऐसा परीक्षा पूछा जा सकता है ईस्वी सन का प्रथम दिन कौन सा वार था तो आपको उत्तर देना सोमवार था। क्या था सोमवार। सप्ताह का पहला वार कौन सा था सोमवार बताना है। एक एडी को पूछे तब भी क्या बताना है सोमवार बताना है। और मैंने कहा ये कैलेंडर सौर वर्ष पर आधारित है। ये कैलेंडर क्या है सौर वर्ष पर आधारित है। उसके पीछे की कहानी भी बताई थी मैंने क्योंकि दुनिया को कोपरनिकस ने यहाँ एक ज्ञान भी दिया था कि अंतरिक्ष के मध्य में कौन स्थित है सूर्य स्थित है। उसके चारों तरफ सभी ग्रह उपग्रह क्या लगा रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी की गतियां हैं जो पृथ्वी अपने क्या सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं तो उनकी गति उनकी चक्कर लगाने का जो तरीका यानी गति है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो दैनिक गति में अपने अक्ष पर घूमती है और क्या वार्षिक गति में अपने क्या है सूर्य के जो एक कक्षा होती है चारों तरफ क्या सूर्य के एक पृथ्वी की क्या है कक्षा है उस कक्षा में क्या लगाती है चक्कर। तो कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसको तो एक वर्ष बोलते हैं। जो अक्ष पर चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं एक दिन बोलते हैं। एक वर्ष की समयावधि लगभग 365 दिन 5 घंटे 45.05 सेकंड या फिर कह सकते हैं 46 सेकंड के इर्द गिर्द होती है। तो इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई तो आगे की बात हमें करें। तो स्टूडेंट्स आगे की बात हम करेंगे जो आपका एक हेडिंग रहेगी वर्ष एवं वर्षों के प्रकार। वर्ष एवं वर्षों के प्रकार। वर्ष एवं वर्षों के ये तो वर्ष एवं वर्षों के प्रकार में देखो किस प्रकार। तो वर्ष एवं वर्षों के प्रकार तो इसमें सर्वप्रथम कहां से हम शुरुआत करेंगे देखो एक मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे वर्ष हुए। एक देखो एक मैंने अभी एक डाटा लिखा था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट इतना लिख लीजिए एक डाटा लिखा। अब क्या है कि पोप ग्रेगरी के सामने ये दिक्कत थी कि एक वर्ष में समयावधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट होती है। अब न तो 365 दिन पूरे न 366 पूरे। तो उन्होंने पोप ग्रेगरी ने क्या किया 5 घंटे 48 मिनट लगभग मतलब कितने घंटे वाली उसको 6 घंटे वाली कितने घंटे वाली 6 घंटे
कितने घंटे 6 और ये 6 घंटे। वो उन्होंने कहा इस 6 घंटे को मैं अलग ले लेता हूँ, 365 को मैं अलग ले लेता हूँ। कैसे? उन्होंने कहा पहला में वर्ष है वो 365 का मान लो, दूसरा है फिर 365 का मान लो, और तीसरा भी 365 का मान लो, और चौथा वर्ष है वो 366 का मान लो। क्यों मानूंगा? क्योंकि मुझे क्या पता है 365 दिन आगे 5 घंटा 48 मिनट लगभग कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे। और ये 6 करते हुए चौथे वर्ष, कितने वर्ष है? चौथे वर्ष। चौथे वर्ष आकर कितना लगभग कितने दिन बन जाएगा? 1 दिन। लगभग कितना दिन है? 1 दिन। तो यहाँ क्या है? 365 की जगह कितने मान हुआ? 366। इसका मतलब 100 वर्ष के क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरा वाला कैलेंडर निकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकट। बात समझ रहे हो? निकट हो जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या है? उसी प्रकार वो आगे प्रक्रिया अपनाता रहा। 5, 6, 7 को माना, फिर 8 को क्या माना उन्होंने? वापस लीप वर्ष आ गया। आगे क्या है? 6, 7 सॉरी इसका मतलब 9, 10, 11 चला, फिर 12 वापस क्या माने? लीप वर्ष। यानी इस प्रकार वो लीप वर्ष का चक्कर आगे चलता रहा। यानी उन्होंने 365 माना, 365 दिन जिस वर्ष में लिए उस वर्ष को तो उन्होंने कह दिया साधारण वर्ष। यानी क्या कह दिया? साधारण वर्ष, सिंपल वर्ष, सिंपल ईयर। और एक 366 दिन लिया, उसे क्या उन्होंने एक नया नाम दे दिया, उसे क्या? लीप वर्ष। और ध्यान करना परीक्षा में अधिवर्ष भी नाम आता है। अधिवर्ष भी मतलब क्या है? ये अधिवर्ष या लीप वर्ष। क्या कह दिया? लीप वर्ष। 365 दिन वाले को तो क्या कह दिया उन्होंने? साधारण वर्ष। और 366 वाले को क्या कह दिया उन्होंने? लीप वर्ष कह दिया। इतनी बात आपके समझ में। अब ध्यान से देखना, उन्होंने जो ये लीप वर्ष संबंधित अवधारणा दी थी, ये लीप वर्ष संबंधित कंसेप्ट जो अपने सामने प्रस्तुत किया, तो उनका जो देखो, यानी उन्होंने प्रत्येक चौथे वर्ष क्या माना? लीप। तो इसका मतलब ये 4 के देखो गुणज है, यानी 8, 12, 16 इस प्रकार। तो देखो आगे कितनी भी आप 1 से स्टार्ट करके ऐसे कितनी संख्या आगे दूर कितनी ले जाओ, वो संख्या अवश्य 4 से विभाजित होगी। क्योंकि वो इस प्रकार का पैटर्न अपने आप बन गया। उन्होंने चौथा वर्ष लीप वर्ष माना, फिर आगे 8वां, फिर 12वां, 16वां, तो आगे हम चलते जाएंगे कितनी दूर जाओ। तो इसका मतलब साफ होगा कि वो संख्या जो आएगी, वो वर्षों की जो एक संख्या हमें प्राप्त होगी, वो संख्या उससे क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। जो 4 से विभाजित होगी तो वो लीप वर्ष होगा, अगर नहीं होगी तो वो क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। क्या होगा? साधारण वर्ष। बात अब एक बात ये थी, ये तो किससे संबंधित है? वर्षों से संबंधित है। ये बात मैं किस बता रहा हूं? वर्षों से संबंधित है। एक इसके साइड में आप क्या समझो? शताब्दी से संबंधित और बात समझो। कैसे? अब देखो अपने क्या है, यहां इन्होंने 5 घंटे 48 मिनट को लगभग कितने घंटे माना है? 6 घंटे माना। स्टूडेंट कितना? 6 घंटे। इसका मतलब वो क्या है? 12 मिनट प्रति वर्ष लगभग कितनी ज्यादा जोड़ रहा है? जोड़। तो इसका मतलब 12 मिनट ज्यादा जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो एक वर्ष में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 वर्ष में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शताब्दियों के बाद ये फर्क, ये जो 12-12 मिनट है, ये लगभग क्या है? 5 घंटे 48 मिनट थी, यानी 10-12 ये मिनट है, वो लगभग शताब्दियों के बाद ये दिनों में परिवर्तित हो जाए। अभी तो मिनट लग रही है, लेकिन शताब्दी यानी 100, 200, 400, 500 इस प्रकार वर्ष होंगे। शताब्दियों के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि कुछ न कुछ तो त्रुटि रहेगी, क्योंकि वो 5:48 की जगह क्या जोड़ रहा है? 6 घंटे जोड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ज्यादा ले रहा है। ज्यादा लेने का मतलब ये हो गया कि ये वाला जैसे अपने क्या है, ये अपना जो वर्ष चल रहा है, ये पूरा वर्ष जो कंप्लीट होगा, ये वर्ष तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सूर्य का क्या है? चक्कर नहीं लगेगा। वो सॉरी पृथ्वी का सूर्य की क्या नहीं लगेगा? चक्कर नहीं लगेगा, वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात से, यानी इसको ज्यादा शुभ लाने के लिए, यानी ज्यादा मानक बनाने के लिए, उन्होंने फिर एक और बात और सोची कि जो ये मैं 6 घंटे, ये जो मैंने 12 मिनट ज्यादा जोड़ी थी, उसको मैं कम कर सकता हूँ। उन्होंने कम करने का मतलब कारण उन्होंने बता दिया कि जैसे मैं प्रत्येक शताब्दी को लीप वर्ष नहीं मानूं, जैसे पहली शताब्दी उसमें मैं क्या है? साधारण मानूंगा, दूसरी है उसको भी साधारण, और तीसरी शताब्दी को साधारण, चौथी यानी प्रत्येक चौथी शताब्दी को मैं क्या मानूंगा? ये लीप शताब्दी। तो उन्होंने 2 प्रकार के वर्ष बताए, यानी एक तो लीप शताब्दी संबंधित उदाहरण दी थी, साथ साथ में लीप वर्ष संबंधित क्या दी थी? उदाहरण दी थी। तो यहाँ बच्चों एक सिर्फ आपसे क्या है, एक ही मैं कंसेप्ट बताऊं, उस कंसेप्ट से ये पूरी की पूरी बात क्लियर हो जाएगी, किस प्रकार ये लीप वर्ष है, किस प्रकार के शताब्दी वर्ष। यानी आपको सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है। क्या रखनी है? 2 लाइन। ये थोड़ा अगर कंसेप्ट आपके समझ में आया, आपको सिर्फ 2 ही लाइन याद रखनी है, सभी पूरी की पूरी बात क्लियर है। 1 नंबर लाइन आपको लिखनी है कि कैलेंडर में प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष। एक तो ये बात, और दूसरी बात आपको ये लेनी है कि कैलेंडर में प्रत्येक चौथी शताब्दी
चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है। बस ये चार अपने क्या है, ये दो लाइन आपको याद रखनी होती है, ठीक है। ये दो लाइन कैसे देख सकते हो, जैसे अपने क्या है प्रत्येक चौथा वर्ष 1 2 3 4 लीप वर्ष आ गया, फिर आगे चलेंगे 5 6 7 8 आ गया, 12 आ गया, इस प्रकार 16 आ गया, आगे चलेंगे 96 96 के बाद आगे चलेंगे 100। ये 100 आपको लीप वर्ष नहीं माना, क्योंकि ये अपने वर्ष नहीं, ये क्या शताब्दी है। यानी जिस कोई भी वर्षों का सोच वो क्या है, 100 का संग्रह क्या हो, कोई भी संख्या जिसका 100 का संग्रह हो तो वो क्या वर्ष नहीं, वो क्या शताब्दी है। शताब्दी में कितने का संग्रह होता है, 100 का, तो अपने वो क्या है शताब्दी। इसके बाद आगे क्या इस प्रकार 104 108 12 16 इस प्रकार चलता जाएगा। जैसे ही 200 होंगे तो आप नहीं माने 200, क्योंकि इस नियम से नहीं माना है, क्योंकि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप तो 200 क्या वर्ष नहीं, वो क्या शताब्दी है। अब क्या आगे देखो, ये यदि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष, दूसरी प्रत्येक चौथी, ये 100 पहली शताब्दी, ये दूसरी शताब्दी, ये तीसरी शताब्दी, ये चौथी शताब्दी, प्रत्येक चौथी, इसका मतलब ये क्या होगी, ये शताब्दी क्या होगी, लीप, ये शताब्दी क्या होगी, लीप। इसी प्रकार 500 नंबर वर्ष, 600 नंबर वर्ष, ये 5 नंबर शताब्दी है, 6 नंबर, 700 नंबर वर्ष, 800 नंबर वर्ष आएगा, वो अपने आप में लीप होगा, ये अपने आप में क्या होगा, लीप, ठीक है। अब ध्यान करना, ये 100 में 4 का भाग चला जाएगा, 100 में 4 का भाग चला जाएगा, 25 सेंस बना रहे हैं पूरे पूरे, लेकिन ये ध्यान करना 4 का भाग वहीं देना है, 4 का भाग वहीं देना है, 4 से डिवाइड वहीं करना है जहां वर्ष दिए गए, क्या दिए गए हो, वर्ष दिए गए। और अपने बात करना, और साथ साथ में यदि साथ में अपने बात करें, 4 का भाग वहीं देना है जहां क्या है, वर्ष दिए गए। और साथ में अपने बात ये करना, जहां अगर शताब्दी छांटने की बात हो कि शताब्दी छांटने, तो वहां 400 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, 400 का भाग क्या जाना चाहिए, पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे आपको मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे छंटनी करनी होगी, जैसे मैं छंटनी करनी होगी 1004 1025 1716, क्या 1716। और अपने बात करेंगे जैसे 1822 1920 1900 क्या है 20, और 2000 क्या है 4 2000 है 4। इसी प्रकार यदि मैं 1576 ले लूं, एक मान लीजिए मैंने 1800 ले लिया, एक मान लीजिए 1700 ले लिया, एक मान लीजिए मैंने 1000 ले लिया, एक मान लीजिए मैंने 1922 ले लिया, एक मान लीजिए मैंने 1726 ले लिया, क्या ले लिया। इन वर्षों को यदि हमें पहचान करनी, क्या करनी हो, पहचान करनी, तो देखो किस प्रकार करनी, पहचान का फॉर्मूला किस प्रकार हमें काम लेना है। तो देखो ये वर्ष है ना, ये वर्ष है, तो अपने पता है प्रत्येक चौथा वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा तो वो 4 से विभाजित होगी नहीं, संख्या 4 से विभाजित होगी, तो 4 के भाजकता का नियम मैथ में क्या कहता है, 4 के भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि अंतिम दो संख्या, अंतिम 2 डिजिट यानी अंतिम 2 संख्या है, जो भी कोई पूरी संख्या में अंतिम 2 अंक है, तो उनमें यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। कैसे, तो जैसे अपने क्या है, यहाँ 4 का भाग, इसी प्रकार यहाँ 4 का भाग देखें, यहाँ 4 का भाग दें पूरा पूरा जा रहा है ना, तो लीप वर्ष है। यहाँ 4 का भाग दें पूरा पूरा जा रहा है ना, लीप वर्ष है। यहाँ देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है ना, लीप वर्ष है। यहाँ देंगे तो बिल्कुल जा रहा है पूरा पूरा, तो यहाँ ये भी क्या लीप वर्ष है। 25 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा ना, साधारण वर्ष है। 22 में पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ध्यान करना, सम संख्याओं में कई बार कंफ्यूज होता है कि वो संख्या 4 से विभाजित है, लेकिन नहीं होती। देखो 22 अपने 4 से नहीं है, 24 होता है, 20 होता है तब होती है। और 0 4 है, इसका मतलब वापस क्या है, लीप वर्ष है। और 1800 यहां ध्यान करना, 4 का भाग देकर नहीं देखना, क्योंकि ये बीच में क्या आ गई, शताब्दी आ गई। शताब्दी होगी तो पहचान करने का तरीका क्या रहेगा, 400 का भाग, 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगा, वरना क्या है, साधारण वर्ष। तो वो लीप शताब्दी बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये क्या है, साधारण शताब्दी। कौन सी शताब्दी है, साधारण। इसी प्रकार अपने 26 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या है, साधारण। कौन सी है, 22 में 4 का भाग नहीं जा रहा, साधारण। 1000 ये क्या है इसमें, क्योंकि शताब्दी है, शताब्दी में किसका भाग देंगे, देखेंगे 400 का, तो 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, साधारण। और इसमें भी क्या है, 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, ये भी क्या है, साधारण। इस प्रकार में पहचान करनी। कोई वर्ष मिले तो 4 का भाग देखो अंतिम 2 संख्या में, और कोई अगर शताब्दी मिले तो उसमें किसका भाग देकर देखो, 400 का। यदि 4 का भाग वर्ष में जा रहा है पूरा पूरा अंतिम 2 अंकों में, तो वो कौन सा है, लीप वर्ष है। अगर नहीं जा रहा तो कौन सा है, साधारण। इसी प्रकार यदि कोई शताब्दी उसमें
पूरी संख्या में यदि 400 का भाग पूर्णतः जा रहा है तो वो क्या अपने आप में क्या है, लीप शताब्दी है। यदि नहीं जा रहा तो कौन से, साधारण शताब्दी। इस प्रकार अपने नाम कितने हो गए, 4 हो गए। वर्ष एवं वर्षों के प्रकार में 4 नाम हो गए, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। और साधारण शताब्दी कौन सी हो गई, लीप शताब्दी। तो इसमें अपने क्या है, अब अपने वर्ष एवं वर्षों के प्रकार क्या स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। यदि ये बात आपके समझ में आ गई तो आपको 2 बात याद रखनी थी, कौन सी, कि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, प्रत्येक चौथी शताब्दी क्या होती है, लीप शताब्दी होती है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या आपको जो एग्जांपल दिए वो यदि समझ पाए हो तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये मैटर भी आपके क्या आ गया, समझ में। तो यहाँ यदि सर्वप्रथम देखें तो देखो पहला अपने वर्ष कौन सा ले लेंगे, साधारण वर्ष। कौन सा ले लेंगे, साधारण। उसकी कुछ मूलभूत बातें हैं उनके बारे में हम डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और पहचान का तरीका भी लिखेंगे। तो साधारण वर्ष में स्टूडेंट्स हमने साधारण वर्ष में एक तरीका लिखा है, वो कौन सा लिखा है कि वह वर्षों का समूह, वह वर्षों का समूह जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। वह वर्षों का समूह जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। वह वर्षों का समूह जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं होता। वह वर्षों का समूह जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं होता हो, वो कौन सा कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, साधारण। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ अपने वर्ष लिख सकते हैं। ज्यादातर ये अपने क्या है, 94, 1998, 2002 है, 2006 है, 2010 है, 2014 है, 2015, ये कुछ वर्ष हैं, वो क्या है, साधारण वर्ष हैं। कौन से वर्ष हैं, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में अपने कुछ बातें और ले सकते हैं। कौन सी ले सकते हैं, साधारण वर्ष में यदि अपने बात की बात करें तो देखो कौन कौन सी आ सकती है, वो ये बातें रहेंगी। कौन कौन सी, साधारण वर्ष में अपने क्या है, साधारण वर्ष में अपने क्या है, यानी दिन की बात करें तो साधारण वर्ष में दिन स्टूडेंट होते हैं 365। और जो एक दिन की कमी वृद्धि हो रही थी वो फरवरी मास में हो रही थी। यदि यहाँ फरवरी सामान्यतः फरवरी 28 दिन की होती है, कितने दिन की होती है, 28। इसका मतलब साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। और एक बात यदि याद करें तो ये भी ध्यान करना कि फरवरी के बाद यदि बात करें तो कौन सा, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, कितने सप्ताह है, 52 सप्ताह है, 1 दिन होता है। 52 सप्ताह कितना दिन होता है, 1 दिन। कितना होता है, 1 दिन। इस 1 दिन को कैलेंडर में क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। विषम दिन या फिर अतिरिक्त दिन। विषम दिन या क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन। अब अपने दिमाग में आए विषम दिन अतिरिक्त दिन क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किसको बोलेंगे, इसका काम क्या है। तो स्टूडेंट विषम दिन या अतिरिक्त दिन, क्योंकि 365 में 7 का भाग दोगे तो इसके 52 सप्ताह पूरे पूरे बनेंगे, कितने दिन बचेगा, 1 दिन। तो विषम दिन वो संख्या, वह दिनों की संख्या, वह दिनों की संख्या जो सप्ताह बनाने के बाद, क्या बनाने के बाद है, सप्ताह बनाने के बाद, सप्ताह बनाने के बाद शेष फल के रूप में बचे, शेष फल रूप में बचे, वो का क्या होगा, विषम दिन। क्या होगा, विषम दिन। जैसे कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे 100 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, आपको पूछे कोई 100 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, तो आप कहोगे 2 दिन। क्यों होंगे, 2, क्योंकि 14 × 7 कितने हो गए, 98। इसका मतलब पूरे पूरे सप्ताह जितने भी बनेंगे, कितने बनेंगे, जितने भी बनेंगे 14 बनेंगे, लेकिन शेष फल कितने बचेंगे, 100। आपको पूछे कोई, मान लीजिए क्या है, यानी 50 दिनों में शेष फल कितने होंगे, तो आपका उत्तर आ गया, क्योंकि 50 में 7 का भाग दोगे, 7 सप्ताह पूरे पूरे बनेंगे ना, तो शेष फल बहुत नहीं बोलेंगे सप्ताह को, वह दिनों की संख्या जो सप्ताह बनाने के बाद शेष फल के रूप में बचे। तो इसका मतलब 1 शेष फल बच गया। क्या बच गया, 1 शेष फल बच गया। यदि कोई आपसे पूछे 10 दिनों में शेष फल कितना होगा, तो आपको 1 सप्ताह पूरा पूरा बन गया, कितने बच गए, 3 बच गए। इस प्रकार बता सकते हैं। कोई कहते 40 दिनों में सप्ताह शेष फल कितने बचेंगे, तो आप कह सकते हो 40, 7 5 35, कितने शेष फल बच गए, 5, तो कितने होंगे, 500। अब इनका काम क्या है, ये भी सुन सकते हो। काम इनका स्टूडेंट्स ये है कि यदि कोई हमसे पूछे कि आज के, मान लीजिए सामान्य बात करें, इस वर्ष चल रहा है, इसी वर्ष में बात करें कि आज के यानी 79 दिनों बाद कौन सा हो, या 78 दिनों बाद कौन सा हो,
आज के 78 दिन बाद कौन सा वार है? 7 8। तो बड़ी मुश्किल बात होती है कि आज के 78 दिन बाद कौन सा वार है। ऐसे हमें क्या कैलेंडर देखना पड़ेगा, कैलेंडर पर डेट वाइज चलना पड़ेगा, गिनेंगे थोड़ी एक दो। बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्नों का हम जैसे जैसे अगले ने प्रश्न किया है तुरंत जवाब दे सकते हैं। तो आज के 78 बाद कौन सा वार होगा हमें पता है, इस प्रकार चलेगा। हमें पता है आज के 78 दिन बाद कौन सा वार। तो 78 में शेष पर कितने हैं? 11 7 77, एक शेष पर है। कितने शेष पर है? एक शेष पर। इसका मतलब हमें पता हुआ कि आज के 78 दिन का पूछा है, तो इसका मतलब आज के 7 दिन बाद है, आज के 7 दिन बाद वार होगा, वही 14 दिन बाद होगा, वही कितने 21, वही 28, वही 77 दिन बाद होगा। तो आज के 77 दिन बाद आज वाला वार ही होगा। आज के 77 दिन बाद कौन सा होगा? आज वाला। हमें कितना पूछा? आज के 78 दिन बाद। तो इसका मतलब आज वाले वार में एक दिन जोड़ दो, आज के 78 दिन बाद का वार आ जाए। इस प्रकार से इन शेष फलों का काम, यानी जो कैलेंडर बोलते हैं अतिरिक्त दिन या फिर विषम दिन, इस अतिरिक्त या विषम दिन का काम क्या है? इस प्रकार से। जैसे आज के 100 दिन बाद कौन सा वार होगा? आज के क्या है? 100 दिन बाद। वो अपने प्रश्न बनाएगा तो इस प्रकार दे देगा, सामान्य वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है, ठीक है ना। यानी एक लीप वर्ष के मान 5 जनवरी से 100 दिन बाद कौन सा वार होगा। एक सामान्य वर्ष में 8 मार्च से 200 दिन बाद कौन सा वार होगा। इस प्रकार की बातें वो बिल्कुल आपको डाउट में नहीं रखेगा, जहां वो पूरी देगा। लेकिन एक बात समझने के लिए बोल रहा हूँ डायरेक्ट ही कि आज के 100 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो इसका मतलब आज के 100 दिन बाद तो शेष पर कितने हैं? 2। तो आज के एक 7 दिन बाद यही बार आज वाला वार होगा। कैलेंडर में इस प्रकार दिया होता है, नहीं होता? 7 14 21 28 इस प्रकार दिया नहीं। इस प्रकार 1 8 15 22 29। इसका मतलब ये तो कह रहे हैं कि एक को है वही 8 को 7 दिन बाद वही आ जाएगा, 7 दिन बाद वही, 7 दिन बाद वही, ये तो कह रहे हैं। इसका मतलब हमें पता है कि 7 दिन बाद वही है, तो आज है वो 7 दिन बाद वही, 14 दिन बाद में वही, 77 दिन बाद में वही। इस प्रकार समझ रहे हो? इस प्रकार इसी प्रकार हमें पता है आज के 98 दिन बाद में कौन सा वार होगा, ये होगा। यदि 100 का पूछा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 100 का पूछा है तो आज वाले दिन में 2 दिन जोड़, ये क्या होगा? ये अपने इस प्रकार विषम दिन का काम होता है। इसमें आगे की बात यदि करें तो देखो ये सप्ताह मान, एक इसमें बात आपको और याद रखनी है कि कौन सी साधारण वर्ष में अपने क्या है, अपने इस प्रकार एक बात ऊपर लिख सकते हैं। साधारण वर्ष में कौन से वर्ष में? साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान वार के होते हैं, समान वार के होते हैं। ये आपको बात याद रखनी। यानी साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान वार के होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कह दिया 1 जनवरी 2010, मान लीजिए मैंने बुधवार दे रखा, कौन सा दे रखा है? बुधवार, कि 1 जनवरी 2010 को बुधवार। तो मुझे बताओ 31 दिसंबर, कौन सी दिसंबर है? 31 दिसंबर 2010 को कौन सा वार होगा? तो आप कहोगे बुधवार। क्या होगा? बुधवार। ये आपका आंसर है, क्योंकि ये वर्ष कौन सा है? 2010 एक सामान्य वर्ष। कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष में या साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं। ये साल का प्रथम दिन है, ये कौन सा पूछा है? फिर अंतिम पूछा है ना, ये बुधवार आता है, ये बुधवार कौन सा होगा? बुधवार। ध्यान करना स्टूडेंट, आप कुछ भ्रम आ जाते हैं बच्चे, यहाँ संदेह होता है उन्हें कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि 365 दिन उन्होंने लिख रखा है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो फिर गुरुजी ने यहाँ क्या है? सप्ताह तो 300, अगर 64 दिन होते तो पूरे सप्ताह बनते, 365 कैसे होंगे? तो 1 जनवरी का बार दे रखा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, इसमें बीच में जो अंतर होता है वो 364 दिन का ही होगा। 364 के पूरे कितने सप्ताह बनेंगे? 52 सप्ताह। तो आपको बताए यहाँ बुधवार है तो 52 सप्ताह बाद भी कौन सा वार होगा? बुधवार, क्योंकि 1 जनवरी का वार दे रखा है, इसलिए एक दिन कम हो गया ना। तो साधारण वर्ष में फिर इस वर्ष में दिन कितने बचे पीछे? 364 ही बचे, और 364 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह। इसका मतलब कितने कहे? 52 सप्ताह कह दो जी, 2 सप्ताह कह दो जी, 1000 सप्ताह हो। तो इसका मतलब सप्ताह में आगे चलेंगे तो वार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ 52 सप्ताह आगे जा रहे हैं, इसलिए वार में क्या नहीं हुआ? परिवर्तन नहीं हुआ। ये आपका कैलेंडर का पार्ट 1 था, कैलेंडर का पार्ट 1 था, जिसमें अभी मूलभूत कैलेंडर से संबंधित जानकारी वो दी जा रही है। आपको क्या है? वर्षों के प्रकार बताए जा रहे थे, वहां एक ही प्रकार अभी आपको कराया, कौन सा है? सामान्य वर्ष का, सामान्य वर्ष के बारे में, साधारण वर्ष के बारे में, लीप वर्ष के बारे में पढ़ेंगे, साधारण शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे, लीप शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे, और भी उसकी मूलभूत जानकारियों के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक।
या नेक्स्ट वीडियो में हमें वापस से पुनः उपस्थित होंगे।